कहानियाँ सिर्फ शब्द नहीं होती, ये वो एहसास हैं जो दिल को छू जाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की एक अमर कहानी, काबुलीवाला। ये कहानी एक अनोखी दोस्ती, यादों और इंसानी जज्बातों की एक खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। तो आइए इस सफर में हमारे साथ और डूब जाइए इस कहानी की दुनिया में। काबुलीवाला रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे प्रतिष्ठित लघु कथाओं में से एक है। ये कहानी एक छोटी लड़की मिनी और एक बूढ़े आदमी के बारे में है। काबुलीवाला काबुल का एक छोटा व्यापारी है जो सूखे मेवे बेचता है और सूद पर पैसे उधार देने का धंधा करता है। यह कहानी एक बेमेल जोड़ी के बीच बिना शर्त के प्यार पर केंद्रित है। यह कहानी एक पिता के दिल की सार्वभौमिक भावनाओं और समय के बीतने की वास्तविकता को भी उजागर करती है। मेरी 5 साल की बेटी बिना बात किए एक पल भी नहीं रह सकती है। पैदा होने के बाद उसे अपनी भाषा सीखने में केवल 1 साल का समय लगा। उसके बाद वह जगते समय चुप रहकर कभी भी एक पल बर्बाद नहीं करती है। उसकी माँ उसे कभी कभी डांट डपट कर चुप कर देती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसे चुप देखकर मुझे कुछ अजीब लगता है, इसलिए मेरे साथ उसकी बातचीत बहुत उत्तेजना के साथ चलती है। एक दिन सुबह मैंने अपने उपन्यास के 17 अध्याय को लिखना शुरू किया। जब मिनी ने अंदर जाकर अपनी बातचीत की शुरुआत की, बाबा, रामदयाल चौकीदार को कुछ भी पता नहीं है। वह कौवे को कुआं कह रहा था। वह कुछ भी ठीक तरह से नहीं जानता है। इससे पहले कि मैं दुनिया में मौजूद विभिन्न भाषाओं के बारे में लिखना शुरू कर पाता, उसने यह कहकर अपना विषय बदल दिया कि बाबा, भोला कह रहा था कि हाथी अपनी सूंड से पानी फेंकते हैं और इसलिए ही बारिश होती है। देखिए, भोला कुछ भी कहता है। वह दिन रात बस बड़बड़ करता रहता है। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलना ही रहता है। उसने इस पर मेरी राय का इंतजार नहीं किया और फिर मुझसे कहा, बाबा, माँ आपकी कौन लगती है? मैंने अपने मन में कहा, भाभी। लेकिन सच में मैंने वह नहीं कहा। मिनी, तुम जाओ और भोला के साथ खेलो, मुझे अभी कुछ काम करना है। फिर उसने अपने घुटनों और हाथों का उपयोग करते हुए मेरे लिखने की मेज के पास बैठकर एक तेज लय में अगडुम बागडुम का खेल खेलना शुरू कर दिया। मैं अपने 17वें अध्याय पर था। उसमें एक अंधेरी रात के समय प्रताप सिंह कंचनमाला के साथ ऊंची जेल की खिड़की से नीचे कूदने वाला था। मेरा कमरा सड़क के बगल में है। अचानक मिनी ने अगडुम बागडुम का अपना खेल बंद कर दिया और वह खिड़की की ओर भागी और तेज आवाज में काबुली वाले कहकर किसी को बुलाने लगी। एक ऊंचा काबुली वाला धीरे धीरे सड़क पर से गुजर रहा था। वह ढीले गंदे कपड़े और एक पगड़ी पहना था और उसके कंधे पर एक थैला लटका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी उसे देखकर इतनी उत्साहित क्यों थी और उसे इतनी जोर से क्यों बुला रही थी। मुझे लगा कि शायद उसके थैले के साथ कुछ परेशानी होगी और फिर मैं अपना 17वां अध्याय पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मिनी की पुकार सुनकर काबुली वाले ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और वह हमारे घर की ओर आने लगा, तो मिनी तुरंत घर के अंदर भाग गई। मिनी को ऐसा लगा था कि जैसे काबुली वाले ने अपने बड़े थैली के अंदर उसके जैसे कुछ बच्चे भरे थे। काबुली वाले ने मुस्कुराते हुए चेहरे से मेरा अभिवादन किया। मैं सोच रहा था कि वैसे प्रताप सिंह और कंचनमाला के साथ स्थिति काफी कठिन थी, पर अब जब हमने काबुलीवाला अंदर बुलाया ही था तो उसे कुछ भी न खरीदना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने उससे कुछ खरीदा। फिर मैं और अब्दुल रहमान ने रूस, अंग्रेजों, सीमा सुरक्षा कानून जैसे विविध विषयों पर चर्चा की। जाते समय उसने पूछा, बाबूजी, आपकी बेटी कहाँ गई है? मैंने मिनी को अंदर से उसके डर को तोड़ने के लिए बुलाया। वह बड़े शक के साथ उसके थैले को घूरती रही। काबुली वाले ने अपने थैले से कुछ किशमिशें निकाली और मिनी को भेंट की। उसने उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं किया और उसकी बजाय संदेह के कारण उसने मेरे घुटनों को अधिक कसकर पकड़ा। मिनी का काबुली वाले से पहला परिचय इस तरह हुआ। कुछ दिनों के बाद जब मैं बाहर जा रहा था, तब मैंने देखा कि मेरी बेटी काबुली वाले से बिना किसी डर के, बिना रुके जोर जोर से बातें कर रही थी। वह हमारे दरवाजे के बगल वाली बेंच पर बैठी थी। काबुली वाला मुस्कुराते हुए उसके पैरों के पास बैठा था और अपनी टूटी फूटी बंगाली में उसे अपनी राय दे रहा था।
मिनी को अपने 5 साल के छोटे से जीवन में अपने पिता को छोड़कर इतनी तसल्ली से सुनने वाला और कोई श्रोता नहीं मिला था। मैंने देखा कि काबुली वाले ने उसे बहुत सारी किशमिशे और बादाम दिए थे। मैंने काबुली वाले से कहा, तुमने उसे फिर से यह सब कुछ क्यों दे दिया? आगे से मत देना। और उसके बाद मैंने उसे 50 पैसे का एक सिक्का दिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकार किया और उसे अपने थैले में रख लिया। जब मैं घर लौटा तो सिक्के को लेकर बहुत हाय हाय हुई। मिनी की माँ उसे डांट रही थी और उससे पूछ रही थी, यह सिक्का तुम्हें कहाँ से मिला? मिनी ने कहा, मुझे काबुली वाले ने दिया। उसकी माँ कह रही थी, तुमने इसे क्यों लिया? मिनी ने रोते हुए कहा, मैंने उससे नहीं मांगा, उसने खुद ही दिया। मैं आकर मिनी को संभावित खतरे से बचाया और उसे बाहर ले गया। फिर मुझे पता चला कि काबुली वाले के साथ मिनी की यह दूसरी बैठक नहीं थी। वह लगभग हर रोज आता था। उसने पिस्ते, बादाम आदि देकर मिनी के लालची दिल को जीत लिया था। मैंने यह भी देखा कि वे दोनों मिलकर आपस में कुछ मजाक करते थे। उदाहरण के लिए उसे देखकर मेरी बेटी पूछती थी, काबुली वाले, तुम्हारे उस थैली में क्या है? फिर रहमत अपनी गहरी आवाज में उसे जवाब देता और मुस्कुराते हुए कहता, उसमें एक हाथी छिपा है। ये कहना कि उसके थैले के भीतर एक हाथी है, उसमें जरूर कोई हास्य होगा। कोई भी आसानी से देख सकता है कि वह कोई अच्छा हास्य नहीं था, लेकिन फिर भी उन दोनों को वह मजाक पसंद था। उस सर्दी के मौसम में सुबह सुबह एक बच्चे और एक वयस्क की हंसी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनके बीच एक मुहावरा भी काफी प्रचलित था। रहमत मिनी से कहता था, छोटी लड़की, तुम कभी अपने ससुराल नहीं जाओगी। बंगाली परिवारों में लड़कियां अपने जन्म के बाद ही ससुराल के घर वाक्य से अच्छी तरह वाकिफ हो जाती है, लेकिन क्योंकि हमारा दृष्टिकोण आधुनिक था, इसलिए हमने मिनी को ऐसे विचारों से अवगत नहीं कराया था। मिनी रहमत की बात को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन क्योंकि चुप्पी बनाए रखना उसके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ था, इसलिए उसने पूछा, फिर क्या तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने उत्तर दिया, मैं अपने ससुर की पिटाई लगाऊंगा। ससुर का नाम सुनकर मिनी हंस पड़ती थी। वह ससुर नाम से एक अज्ञात व्यक्ति की दुर्दशा पर हंसती थी। आज सर्दी की साफ और धूप वाली सुबह थी। प्राचीन काल में राजा लोग इस समय दिग्विजय के लिए बाहर जाते थे, लेकिन क्योंकि मैं कभी भी कोलकाता से बाहर नहीं जाता था, शायद इसीलिए मेरा दिमाग दुनिया भर में घूमता रहता था। मैं अपने कमरे के एक कोने में बैठे हुए खुद को एक यात्री की तरह महसूस करता था और मेरा मन बाहरी दुनिया में जाने के लिए तड़पता रहता था। जैसे ही मैं किसी स्थान या विदेशी का नाम सुनता, वैसे ही मेरा दिल भटकने लगता था। मैं नदियों, पहाड़ों और जंगलों के बीच एक झोपड़ी की कल्पना करता और उससे आनंद पूर्वक स्वतंत्रता का विचार मेरे जहन में जागता था। घर में रहने की मेरी इतनी आदत हो गई थी कि घर से बाहर जाने के बारे में सोचने भर से मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे सिर पर तेज बारिश हो रही हो। इसीलिए सुबह अपने छोटे से कमरे की मेज के सामने बैठकर मैं काबुली वाले के साथ तमाम यात्राएं करता था। संकरे रेगिस्तानी रास्ते के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, सामान ढोने वाले ऊंटों की कतारें, पगड़ी वाले व्यापारी जो या तो पैदल चलते या फिर ऊंट पर सवारी करते हैं। किसी के हाथ में भाला तो किसी के हाथ में एक पुरानी बंदूक होती। काबुली वाला अपनी गहरी आवाज और टूटी फूटी बंगाली में मुझे अपनी जन्मभूमि के बारे में बताता था और वह तस्वीर मेरे दिमाग में चलचित्र जैसे घूमती रहती थी। मिनी की माँ एक डरी हुई इंसान थी। जब कभी वह गली में शोर सुनती तो उन्हें लगता था कि दुनिया भर के शराबी हमारे घर की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। यह अनुभव करने के बाद कि यह पृथ्वी चोरों, लुटेरों, सांपों, बाघों, मलेरिया, कैटरपिलरों, तिलचट्टों और गोरे लोगों से भरी हुई है, इस दुनिया में कुछ समय तक रहने के बाद भी वह भयावह सोच उसके दिमाग से नहीं निकली थी। रहमत काबुली वाले को लेकर भी उनके मन में तमाम शंकाएं थीं। वह बार बार मुझसे अनुरोध करती थी कि मैं उस पर विशेष ध्यान दूं। जब मैं उनके संदेह को दूर करने की कोशिश करता तो वह मुझे बार बार पूछती, क्या कभी कोई बच्चा चोरी नहीं हुआ है? क्या काबुल में गुलामों का कोई व्यापार नहीं होता है? क्या एक लहीम शहीम काबुली वाले के लिए एक छोटी बच्ची को चुराना असंभव है?
अंत में मुझे उनकी बात को मानना पड़ा। वह बात संभव नहीं लेकिन अविश्वसनीय जरूर थी। अब हर किसी में विश्वास करने की शक्ति नहीं होती है, इसीलिए मेरी पत्नी डरी रही। लेकिन फिर भी मैं रहमत को अपने घर आने से मना नहीं कर पाया। हर साल जनवरी के मध्य में रहमत अपने वतन जाता था। यह वह समय होता था जब वह अपने दिए कर्ज को दोबारा वसूल करने में व्यस्त रहता था। वह घर घर जाकर अपना पैसा वसूल करता था। फिर भी वह दिन में एक बार मिनी से मिलने जरूर आता था। ऐसा लगता था जैसे उनके बीच कोई साजिश हो। जिस दिन वह सुबह नहीं आता था, उस दिन मैं उसे शाम को देखता था। अगर आप एक ऊंचे आदमी को अंधेरे में एक मैला चोगा पहने हुए देखे तो आपके मन में जरूर कोई आशंका पैदा होगी। लेकिन जब मैं मिनी को उसकी ओर हंसते हुए, दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए देखता, काबुली वाले, और फिर उन दोनों दोस्तों के बीच की नोक झोंक सुनता तो मेरा दिल खुशी से भर जाता था। एक सुबह मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ अपना लिखा निबंध जांच रहा था। 2-3 दिन पहले ही सर्दियां खत्म हुई थी, पर फिर भी ठंड से हर कोई कांप रहा था। खिड़की से अंदर आकर सूरज की किरणें मेज के नीचे मेरे पैरों को गर्म रही थी। धूप काफी गर्म थी। शायद सुबह के 8 बज रहे थे और सुबह टहलने वाले लोग सर पर टोपी पहने उसे समय घर वापस लौट रहे थे। तभी गली से तेज आवाज आने लगी। मैंने देखा कि 2 गार्ड रहमत के साथ थे और रहमत के हाथ बंधे हुए थे। जिज्ञासु लड़कों की एक टोली उनका पीछा कर रही थी। रहमत के कपड़ों पर खून के निशान थे और एक गार्ड के हाथ में खून से लथपथ एक चाकू था। मैं अपने गेट के बाहर गया और मैंने गार्ड को रोककर उसे घटना के बारे में पूछा। मैंने सुना कि हमारे एक पड़ोसी ने रहमत से एक रामपुरी चादर खरीदी थी और बाद में उनकी कीमत चुकाने का वादा किया था, पर जब उसने उसे कर्ज को चुकाने से इनकार किया तो उसे रहमत नाराज हुआ और उसने उसे चाकू मार दिया। रहमत कुछ बुरा भला कह रहा था। उसी समय मिनी काबुली वाले चिल्लाते हुए अंदर से बाहर आई। मिनी को देखकर रहमत का चेहरा एक प्यारी सी मुस्कान के साथ चमक उठा। उसके कंधे पर उसका थैला नहीं था, इसलिए उन्होंने थैली के बारे में कोई नोक झोंक नहीं की। मिनी ने पूछा, क्या आप अपने ससुराल जा रहे हैं? रहमत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। मिनी को हंसने के लिए उसका जवाब पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने मिनी को अपने बंधे हुए हाथ दिखाए और कहा, मैंने अपने ससुर को पीटा होता, पर अब मेरे हाथ बंधे हुए हैं। रहमत को कई साल जेल की सजा सुनाई गई। फिर मैं उसके बारे में सब कुछ भूल गया था। हम लोग घर में दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में व्यस्त रहे। कैसे एक पहाड़ियों पर रहने वाले स्वतंत्र आदमी ने एक जेल की ऊंची दीवारों के पीछे इतने साल गुजरे होंगे, यह बात मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आई। मिनी का स्वभाव इतना बचकाना था कि पिता के रूप में मुझे उसे स्वीकारने में भी शर्म आती थी। वह आराम से अपने पुराने दोस्त को भूल गई और अब उसने एक घोड़े वाले से दोस्ती कर ली। फिर धीरे धीरे जैसे वह बड़ी हुई अन्य लड़कियां उसकी दोस्त बनी। अब वह अपने पिता के कमरे में भी बहुत कम आती थी। ऐसा लगता था जैसे पिता और पुत्री के बीच की दोस्ती खत्म हो गई हो। इस तरह कई साल बीत गए। फिर एक बार फिर सर्दी आई। अब मिनी की शादी तय हो गई थी। दुर्गा पूजा की छुट्टियों के दौरान उसकी शादी होने वाली थी। फिर मेरी खुशी का स्रोत मुझसे दूर हो जाएगा। मेरे घर की दुर्गा कैलाश पर्वत पर चली जाएगी। वह सुबह बहुत खूबसूरत थी। मानसून की बारिश के बाद सूरज की किरणें सोने की तरह चमक रही थी। पास में खड़े पुरानी ईंटों और सुर्खी छूने के घर धूप में चमक रहे थे। सुबह से ही हमारे घर में शहनाई बज रही थी। मुझे रोना आ रहा था। गमगीन भैरवी रागिनी पतझड़ के सूरज के साथ दुनिया में मेरी उदासी फैला रही थी। सुबह से ही घर पर कोहराम मचा हुआ था। लोग आ जा रहे थे। आंगन में बांसों का पंडाल बनाया जा रहा था। झाड़ फानूस लगाए जा रहे थे। घर में भीड़ का कोई अंत नहीं था। मैं अपने कमरे में बैठे खर्चा लिख रहा था। तभी रहमत अंदर आया और उसने मुझे सलाम किया। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। ना तो उसके कंधे पर थैला लटका हुआ था और ना ही उसके लंबे बाल थे। उसके शरीर में अब वह पुरानी ताकत भी नहीं थी। फिर मैंने उससे पूछा, रहमत, तुम कब आए? उसने कहा, कल शाम को ही मैं जेल से रिहा हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में खतरे की घंटी बज रही हो।
मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी किसी कातिल आदमी को नहीं देखा था। मुझे अपने अंदर एक सिहरन सी महसूस हुई। आज के शुभ दिन मैं चाहता था कि वैसा आदमी मेरे यहाँ ना आए। मैंने उससे कहा, आज मैं घर के एक जरूरी काम में व्यस्त हूँ, तुम आज यहाँ से जाओ। उसने तुरंत बाहर जाना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजे पर पहुँचने के बाद वह कुछ रुका और उसने कहा, क्या मैं एक बार खुकी को नहीं देख सकता हूँ? उसका मानना था कि मैं उतनी ही छोटी होगी जितनी वह कभी हुआ करती थी। वह दौड़ती हुई आएगी और उसे काबुली वाले कहकर बुलाएगी और फिर वह अपनी मजेदार बातें जारी रखेंगे। वह अपने साथ अंगूर, कुछ बादाम और किशमिश का एक डिब्बा लाया था जो उसने अपने एक हम वतन दोस्त से मांगे थे, लेकिन उसके पास उसका थैला नहीं था। मैंने कहा, आज घर पर एक समारोह है, आज तुम किसी से नहीं मिल पाओगे। वह थोड़ा परेशान हुआ। वह चुपचाप खड़ा रहा और कुछ देर तक मुझे देखता रहा और फिर वह सलाम बाबू कहकर वहां से जाने लगा। मैंने अपने दिल में कुछ दर्द महसूस किया और मैं उसे वापस बुलाने की सोचने लगा। तभी मैंने उसे वापस आते हुए देखा। वह मेरे पास आया और उसने कहा, यह कुछ अंगूर, बादाम और किशमिश है जो मैं खुकी के लिए लाया था, कृपया यह उसे दे दे। पर जैसे ही मैंने उसे पैसे देने की कोशिश की, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा, आपकी यह बड़ी मेहरबानी मुझे हमेशा याद रहेगी। कृपया मुझे पैसे ना दें। आपकी तरह मेरी घर में भी एक बेटी है। मैं उसके बारे में सोचता हूँ और फिर आपकी बेटी के लिए कुछ मिठाई लाता हूँ। मैं यहाँ कोई धंधा करना नहीं आता हूँ। यह कहते हुए वह अपने ढीले चोगे के अंदर हाथ डाला और अपनी छाती के पास कहीं से एक गंदे टुकड़े को बाहर निकाला और फिर बहुत सावधानी से उसकी तहों को खोलकर मेरी मेज पर फैलाया। मुझे उस कागज पर एक छोटे से हाथ की छाप दिखाई दे। ना तो वह कोई फोटोकॉपी था और ना ही कोई पेंटिंग। वह काले रंग की कालिख का उपयोग करके कागज पर एक छोटे से हाथ की छाप थी। फिर रहमत ने अपनी बेटी की इस याद को अपनी छाती में दोबारा छुपा लिया। रहमत हर साल कोलकाता के सड़कों पर मेवे बचने के लिए आता था, पर जैसे ही वह अपनी छोटी बच्ची के हाथ की छाप को छूता था, उसका दिल अमृत से भर जाता था। वह देखते ही मेरी आंखों में पानी आ गया। उस समय मैं भूल गया कि वह एक काबुल का मेवे वाला था और मैं बड़े घर का एक संभ्रांत बंगाली था। मैं अब उसे एक पिता के रूप में समझा। उसे छोटे से हैंडप्रिंट ने मुझे मेरी मिनी की याद दिलाई। मैंने उसे तुरंत अंदर से बुलाया। घर की महिलाओं ने कई आपत्ति उठाई, लेकिन मैंने उनकी कोई परवाह नहीं की। फिर माथे पर चंदन का टीका लगाए लाल दुल्हन की साड़ी पहने मिनी आई और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर काबुली वाला पहली बार उलझन में पड़ गया और इस बार वे अपनी पुरानी बातचीत शुरू नहीं कर पाए। अंत में मुस्कुराते हुए उसने कहा, खुकी, क्या तुम अपने ससुराल जाओगी? मैंने को अब ससुराल का मतलब पता था, इसलिए उसने उसे पहले की तरह जवाब नहीं दिया। वह शर्मा गई और दूसरी ओर देखने लगी। मुझे वह पहला दिन याद है जब वह दोनों पहली बार मिले थे। मेरे दिल में उस बात का दर्द था। मिनी के जाने के बाद रहमत फर्श पर बैठ गया। उसे अचानक समझ में आया कि उसकी बेटी भी अब बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी अब इसका एक नया परिचय होगा। मैंने उसे एक करेंसी नोट दिया और उससे कहा, रहमत अपनी बेटी के लिए घर वापस जो। जब तुम अपनी बेटी से मिलोगे तो उससे मेरी मिनी को भी बहुत अच्छा लगेगा। उन पैसों का दान करने के बाद मुझे शादी की कुछ चीजों में कटौती करनी पड़ी। अब शादी में रंगीन बल्बों की सजावट नहीं होगी और ना ही संगीत के लिए कोई बैंड बाजा होगा। अंदर घर की महिला जरूर उसे दुखी होंगी, लेकिन उसे उत्सव वाले दिन एक दिव्य प्रकाश मेरे हृदय को जरूर रोशन करेगा। तो ये थी काबुली वाला, एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि प्यार और अपनापन किसी भी सरहद में बंधे नहीं होते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हर शब्द बोलता है, हर एहसास जिंदा होता है।